आज हम इस वीडियो में 2025 प्रीलिम्स की आंसर की डिस्कस करेंगे विद सोर्सेज। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के हम सोर्सेज देखेंगे या फिर हम ये देखना चाहेंगे कि क्या वो ट्रेंड में थे। ओके, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं करंट अफेयर के जो सिर्फ ट्रेंड को अगर हम फॉलो करें कि क्या चल रहा है आजकल, क्या अपग्रेडेशन है, उससे हम सोल्व कर पाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स। यहाँ पे 3 टाइप के व्हीकल्स दे रखे हैं, फ्यूल बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल एंड फ्यूल सेल। इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन से जो है अल्टरनेट पावर ट्रेन व्हीकल्स हैं। तो अगर हम देखिए IEA की वेबसाइट पे जाके देखें कि पावर ट्रेन व्हीकल्स अल्टरनेट कौन से हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर ट्रेन व्हीकल कौन से होते हैं। पावर ट्रेन व्हीकल्स वो होते हैं जो ट्रेडिशनली हम फॉलो करते थे, जैसे डीजल और पेट्रोल के व्हीकल्स नॉर्मली जो हमारे चलते हैं। ठीक है, इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट्स आती है, उसमें बताया है कि अल्टरनेट जो पावर ट्रेन व्हीकल्स हैं उसमें EV व्हीकल्स हो गए, ये रहे EV व्हीकल्स। ठीक है, सेकंड है हाइब्रिड हो गए, हाइब्रिड भी आप सुनते हैं, बहुत सारे हाइब्रिड व्हीकल चल रहे हैं आजकल। एंड इसके बाद हमारे पास फ्यूल सेल के एंड हाइड्रोजन सेल के। तो यहाँ पर ये देखिए फ्यूल सेल भी आ गया, हाइड्रोजन सेल भी आ गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ 3। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विद रेफरेंस टू UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, अभी रिसेंटली जो कन्फ्लिक्ट था उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ था। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दी गई है और हमें क्या चूज़ करनी है, करेक्ट। ये स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पूछा है, करेक्ट या नॉन करेक्ट। तो इसके बाद अगर हम थोड़ा सा जाएँ UAV की रिसर्च में, तो अगर हम DRDO को थोड़ा सा यहाँ पर चेक करें, ठीक है, तो आप सबसे पहले कुछ नाम भी देख लीजिए, क्या पता 2026 के प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दे रखा है कि पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, लक्ष्य नाम इसका, ये पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ सकता है अगली बार कि भाई लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो ये एक UAV है, हमें अपडेटेड रहना होगा अगले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मल्टी मिशन अनमैन्ड एयर व्हीकल, जो मल्टी मिशन में काम आएगा वो है निशांत। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, देन माइक्रो एंड मिनी UAV, तो ये कुछ UAVs इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि UAV क्या सभी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखो क्या सभी वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते। जो फिक्स्ड विंग वाले होते हैं, जिनकी विंग्स फिक्स्ड होती है, ठीक है, फिक्स्ड विंग्स, उनको एक रनवे चाहिए, रनवे कुछ स्पीड पे जाके वो उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्टिकल लैंडिंग क्या होता है, लाइक दिस, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे लैंड कर जाए, रनवे की ज़रूरत ना हो जिसमें, लेकिन ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो आंसर ऑल ऑफ 3 तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है ऑल टाइप्स कैन डू ऑटोमेटेड हावरिंग, क्या वो ऑटोमेटिकली हावर कर सकते हैं, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, थर्ड है कि क्या सभी जो है सिर्फ बैटरी ओनली पे चलते हैं। देखिए कुछ में फ्यूल इंजन्स भी होते हैं, यानी गैस वगैरह भी डल सकती है, गैसोलीन वगैरह का भी यूज़ हो सकता है। तो आंसर इज़ नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज होती हैं, ठीक है, उसमें इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट कैथोड पे यूज़ होता है। तो जब हम थोड़ा सा केमिस्ट्री इसका देखें तो हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, कैथोड एंड एनोड। ठीक है, अब कैथोड पे देखो इन्होंने लिख रखा है कि हमारे पास जो है कोबाल्ट, लिथियम और निकल यूज़ किया जाता है, और एनोड पे जो है नेगेटिव एलिमेंट दैट इज़ ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है एनोड पे। ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल बिट मीडियम टू टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इट वाज नॉट इजी टू टिक दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ग्रेफाइट को रिमूव कर देते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 3। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक कंटेन करते हैं, तो देखो जब हम UNEP की साइट देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक रिसर्च की गई है कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट प्लास्टिक पोल्यूशन, माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन है किसमें, सिगरेट के बट्स में। क्योंकि बाकी का तो हमें पता है कि आई ग्लास लेंस और कार टायर में प्लास्टिक होता है, इसी पे मेनली डाउट रहता है, और इसकी रिसर्च पेपर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, UNEP के द्वारा रिसर्च किया गया। तो आंसर इज़ ऑल ऑफ 3 कि सभी में क्या है आपको प्लास्टिक कंटेन मिलेगा। आप माइक्रो प्लास्टिक पे अगर फोकस करेंगे तो आपको आंसर ये ईजिली आ जाता। ओके, तो
देखिए, जब हम यहाँ पे देखें कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही ट्रेंडिंग एक टॉपिक है। कोल गैसिफिकेशन पे सरकार फोकस कर रही है और यहाँ पे एक पीआईबी की न्यूज़ भी है हमारे पास, दैट फर्स्ट एवर पायलट प्रोजेक्ट जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए, याद रखिएगा अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, जहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर लगाया गया है, झारखंड के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है NC2 कोल गैसिफिकेशन होगा, सो दैट इसको वैल्यूएबल गैसेज में कन्वर्ट किया जाए। देखो क्या लिख रखा है, वैल्यूएबल गैसेज। सो अगर हम यहाँ पे आंसर्स में देखें तो कुछ गैसेस के नाम यहाँ पर दे भी रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई मिथेनॉल है, सीन गैस है, ये अमोनिया की चीज़ें हैं, तो ये दोनों तो यहाँ पर एक्चुअल में करेक्ट हो जाते हैं। तो देर इज़ अ डाउट ऑन नाइट्रोग्लिसरीन दैट सम एलिमेंट्स फ्रॉम कोल गैसिफिकेशन जो है शायद नाइट्रोग्लिसरीन को बनाने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, सो वी वुड गो विद आंसर ऑल ऑफ दीज बिकॉज ये एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है और क्या पता कोल गैसिफिकेशन से क्या चीज़ बन जाए इन फ्यूचर। ओके, सो देयर इज़ अ लिटिल बिट डाउट बट आंसर वुड बी ऑल ऑफ 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सभी में, किस किस में, Cl20, ठीक है, HMX LLM105। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए इन्होंने कहा है कि ये एक अल्टरनेट है HFC का। देखिए HFC भी जो है एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, इसको भी रिड्यूस करने की बातें चल रही हैं। दूसरा, मिलिट्री में एक्सप्लोजिव्स के तौर पे यूज़ होता है, क्रूज़ मिसाइल में यूज़ होता है और रॉकेट प्रोपल्शन में यूज़ किया जाता है। देखिए देखने में लग रहा है कि Cl20 LLM105 जैसे इसरो लॉन्च करते हैं, जैसे PSLV, इस टाइप के नाम ये लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जब थोड़ा सा इसको रिसर्च करते हैं तो हम यहाँ पे देख पाएंगे दैट दीज केमिकल्स यूज्ड इन वेपन्स एंड वेरियस एक्सप्लोजिव पावर, जैसे TNT, RDX, HMX और वेरियस प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स में, ठीक है। HMX हो गया हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, थोड़ा बहुत हम इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे, TNT है, DNT, RDX, HMX, ठीक है, PETN, इन फ्यूचर के लिए काम आ सकते हैं ये नाम, क्योंकि मिलिट्री पे भी क्वेश्चन अब ट्रेंडिंग में पिछली बार भी आए थे 2024 में और इस साल भी ये एक क्वेश्चन पूछा गया है मेनली एक्सप्लोजिव से रिलेटेड, और UAV तो है ही डेफिनेटली, ठीक है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। इसका जो है आंसर वो B हो जाएगा, दैट दे आर एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स। सो आंसर B इज़ योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैजोर्ना 1 चिप। यहाँ पे देखिए मैजोर्ना 1 चिप जो है अनेबल करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेजोन वेब सर्विसेज एंड डीप लर्निंग जो है मशीन लर्निंग का पार्ट होता है। देखिए ये सभी को पता है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का पार्ट है, सो डेफिनेटली यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल हट जाएगा। दूसरा जो है एक्सपेक्टेड, देखिए साइंस का क्वेश्चन है, न्यू ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वांटम से रिलेटेड है, तो ये बिल्कुल ठीक है कि मैजोर्ना 1 चिप पे है, कहीं ना कहीं क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, तो ये बी आंसर भी इसका एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैजोर्ना 1 क्वांटम फेनोमिना, देखो लिख भी रखा है यहाँ पर कि एक क्वांटम का फेनोमिना है, माइक्रोसॉफ्ट का ये है। यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें इसको तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है दैट माइक्रोसॉफ्ट्स न्यू क्वांटम चिप, ठीक है। तो ये हमारे पास फरवरी में खबर में ट्रेंडिंग में था ये टॉपिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये हट जाएगा यहाँ पे, दैट अमेजोन वेब सर्विसेज ने इसको नहीं बनाया है बिल्कुल भी, ठीक है। इसको जो है क्रिएट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। सो आंसर C इज़ योर राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास दैट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है खबर में रहती है मोस्टली, इनके बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहला है कि दे आर मैन मेड। अगर हम NCERT से रिसर्च करें इसका थोड़ा सा, जो हमारे पास देखिए गूगल में डायरेक्टली दिखा देता है, अगर हम उसके आगे NCERT लिखें आंसर, तो इसमें यहाँ पर दिया गया इन्होंने बहुत अच्छे से, दैट दे आर क्रिएटेड इन लेबोरेटरी थ्रू हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी को याद कर लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में आ जाए, दैट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या बनाता है, ठीक है। तो हमें पता होगा एंटीबॉडीज़, ठीक है, दे आर मेड मैन मेड, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या है वो मैन मेड प्रोटीन्स है। दूसरा, दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन दैट दे आर बाइंड टू एंटीजन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग बी सेल, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल होता है, ठीक है, विद माइलोमा सेल्स, ठीक है, टू क्रिएट बाय दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि दे आर मैन मेड डेफिनेटली। एप्लीकेशन में देखें तो दे आर स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करती हैं, तो ये आ गया यहाँ पर एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है।
यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्नोसिस में। दूसरा देखो ट्रीटिंग, यहीं से उठाया क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही है। ट्रीट कैंसर है हमारे पास और वेरियस अदर डिजीज़, तो निफा वायरस को भी यूज़ किया जा सकता है उसको टैकल करने के लिए, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मैन मेड, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है इंप्रूव करती है डे बाय डे। तो आंसर सी इज़ योर डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दैट नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हम डायरेक्टली यहाँ पर सोर्स लिख देंगे दैट नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशियन वाटर्स। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास एक साइट है, नेचर साइट, जिसमें काफ़ी सारी रिसर्च होती है इन टॉपिक्स पे। वहाँ पे दिया गया है कि दैट ओशन में भी वायरस होते हैं। तो ये चीज़ गलत है कि कोई वायरस सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, वायरस सर्वाइव कर सकता है ओशन वाटर्स में। दूसरी बात है यहाँ पर इन्होंने कहा है दैट कोई वायरस जो है इन्फेक्ट नहीं कर सकता किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे थोड़ा सा चेक करने पे दैट यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है बैक्टीरियोफेजिज, ठीक है। जो बैक्टीरिया पर रिसर्च करने की हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से बताया इसको बैक्टीरियोफेजिज नाम से। इसमें क्या होता है, वायरस अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को भी। अगला है कोई वायरस जो है नो वायरस कैन चेंज, कोई वायरस चेंज नहीं कर सकता सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल को, ठीक है। तो ये भी गलत है, होस्ट यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, कोविड के टाइम पे भी आप पढ़ रहे थे दैट वायरल डिजीज़ कैसे चेंज करता है, ठीक है, स्ट्रक्चर को। तो इसके अंदर जो आंसर बनता है वो है नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दैट एक्टिवेटेड कार्बन इज़ अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पोल्यूटेंट्स। हमने जैसा कि देखा है यूपीएससी में अगर कोई पॉजिटिव बात है कि यस कि ये एक टेक्नोलॉजी है और ये कुछ रिमूव करती है नेगेटिव चीज़ को, तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स करेक्ट। चलिए हम उन ट्रिक्स पे नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे सोर्सेज पे और उसके एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक्टिवेटेड कार्बन्स के बारे में, कभी भी आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा एक्टिवेटेड कार्बन्स के बारे में, ठीक है, आपको ईजिली एक मिल जाएगा इसमें टॉपिक दैट। अगर हम देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट पे भी दैट एक्टिवेटेड कार्बन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। पहली ही लाइन ये है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये लाइन बिल्कुल ठीक हो जाएगी कि जिसमें हाई कार्बन कंटेंट है इससे ये बनता है, ठीक है। ये लाइन तो बिल्कुल करेक्ट होगी रिसर्च पेपर के हिसाब से, ओके। एंड डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस थिंग्स, पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, वाटर को फिल्टर करने के लिए। आप सुनते भी हैं आरओ में एक्टिवेटेड कार्बन है, आपके फेस वॉश में एक्टिवेटेड कार्बन है, तो ये टेक्नोलॉजी आप नॉर्मली सुनते भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब बात करते हैं हम सेकंड की दैट एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया एंड हैव स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब। अब ये भी एब्जॉर्ब है, ये भी एब्जॉर्ब है, तो इट इज़ अ वेरी सिमिलर स्टेटमेंट। तो एब्सोल्युटली स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ठीक है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों ही इसको एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। ए आंसर इज योर राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टडीज़ इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो हो रहा है सीमेंट इंडस्ट्री से, वो यहाँ पे इन्होंने डाटा दे दिया कि 5% से ज़्यादा है ग्लोबल कार्बन एमिशन का, कि मतलब ग्लोबल कार्बन एमिशन अगर 100% है तो उसमें से 5 से ज़्यादा % जो है किसकी वजह से हो रहा है, सीमेंट की इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा ये हो गया एक डाटा, फैक्चुअल डाटा। अब ये डाटा हो सकता है 3% हो, ये हो सकता है 8% हो। सो इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली राइट कि 100% हम इसको सही नहीं ठहरा सकते कि 5 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। बट यस यहाँ पे 2 बातें होती हैं कि अगर 5 से कम हुआ तो हम इसको इनकरेक्ट बोलेंगे, लेकिन अगर 8% है तो ये ठीक हो जाता है क्योंकि इन्होंने बोला है 5% से ज़्यादा, है ना। 5% से ज़्यादा तो 6, 7, 8 सभी हो जाएंगे, ओके। देन दूसरी चीज़ है, चलिए इस पे हमें मान लीजिए डाउट है, ओके। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि सिलिका, किसी क्ले में अगर सिलिका है, अगर हम उसको लाइमस्टोन से मिक्स करें तो सीमेंट बनने के टाइम पे उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो ये एक प्रोसेस है, ये किस चीज़ का प्रोसेस है, ये एक सीमेंट का प्रोसेस है ना। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि अगर मैं सिलिका लाइमस्टोन को मिलाऊं सीमेंट बनाने के लिए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब अगर मैं स्टेटमेंट 2 को ठीक मान लूँ तो स्टेटमेंट 1 को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अटैच्ड नहीं है। स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है कि लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट किया जाएगा
क्लिंकर के प्रोडक्शन के टाइम पे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है कि भाई क्लिंकर प्रोडक्शन के टाइम पे लाइमस्टोन को यानी जो हमारा लाइम है उसको CaO में कन्वर्ट जब आप करोगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। क्या हो जाएगा? एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई गैस निकलेगी, तो यहाँ पर CO2 निकल रहा है, यानी यहाँ पर CO2 निकलने का कहीं ना कहीं दिख रहा है ट्रेंड। तो अब आ जाइए स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि भाई 5% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसको स्टेटमेंट 3 ही एक्सप्लेन कर रहा है कि 5% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है वाई जब हम लाइमस्टोन को कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो स्टेटमेंट 2 ठीक है वैसे तो, लेकिन स्टेटमेंट 1 को क्लैरिफाई नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है वो है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1 एंड दैट इज स्टेटमेंट 3 विल एक्सप्लेन दिस। ओके, स्टेटमेंट 3 ही है जो इसको एक्सप्लेन करेगी। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, पहले सभी ऑप्शंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि बोथ आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन इज़ करेक्ट, तो ये गलत है। बी आंसर इसका राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, लेकिन इनमें से एक ही स्टेटमेंट जो कि स्टेटमेंट 3 है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपका स्टेटमेंट 1 को। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक था कि COP28 हुआ है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसके अंदर ये बोल रहा है कि इंडिया ने रीफ्रेन कर दिया कि हम इसको ज्वाइन नहीं करें। देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सीम्स टू बी ईजी बट समटाइम्स दे आर टफ। ईजी कब है? जब आप पूरा टाइम लगाएं इन पे, है ना, पूरा टाइम अगर आप इस पे लगाएं सोचने में कि स्टेटमेंट 1 आपको ठीक मानना पड़ेगा हर हालत में, है ना, स्टेटमेंट 1 आपको ठीक मानना पड़ेगा। आपको इन दोनों पे फोकस करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को। ये इसलिए ईजी बन जाते हैं, तब ईजी बनते हैं अगर हम ऐसे इस तरीके से करें, बट टाइम टेकिंग तो फिर भी है, तो इसका मतलब बिल्कुल ईजी तो हम इसको नहीं कह सकते, इट इज़ मॉडरेट टू टफ के बीच में। अच्छा, जब हमने देखा कि ठीक है इंडिया ने मना कर दिया कि हम डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट और हेल्थ को ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, अब स्टेटमेंट 2 और 3 में से हमें देखना है। ठीक है, अब फर्स्ट है कि इट इज़ बाइंडिंग है, इसलिए मैंडेटरी है, आपको हेल्थ सेक्टर को डीकार्बनाइज करना होगा, इसलिए इंडिया ने मना कर दिया इसको। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमें पता हो कि बाइंडिंग है, दूसरा क्या पता है नॉन बाइंडिंग हो कि इंडिया ने वैसे मना कर दिया हो। भाई नॉट बाइंडिंग है लेकिन फिर भी हमारी कुछ और कंडीशंस रही हो जिसकी वजह से हमने इसको साइन ना किया हो। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो एक इस तरीके का रीज़न लग रहा है कि 50-50 करेक्ट टाइप का। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, कह रहा है इंडिया के हेल्थ सेक्टर में अगर हम डीकार्बनाइज कर दें तो हेल्थ सेक्टर जो है उसकी रिजिलियंस कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि हमें आज की टेक्नोलॉजी से हटके थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये ठीक लग रहा है, ये एक 100% ठीक लग रहा है कि हाँ, ये लग रहा है 50-50। अभी हमारे पास दो आंसर बनते हैं कि स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली करेक्ट है, राइट। उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? कह रहा है दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों ही समझा रहे हैं। नहीं, दोनों नहीं समझा रहे बिल्कुल भी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमने देखा था कि 50% सा ही ठीक लग रहा है हमें, ज़्यादा ठीक वो नहीं लग रहा है। फिर कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं लेकिन एक समझा रहा है, ओके ये कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरा कि इनमें से एक ही स्टेटमेंट ठीक है और वही स्टेटमेंट 1 को समझा रहा है, डी आंसर तो आएगा नहीं। नाउ वी हैव बी एंड सी एज ऑप्शंस, जिसमें से हमें 50-50 चूज़ करना है। तो अगर हम इस एग्रीमेंट को देखें तो ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। ट्रिक प्ले किया है यूपीएससी ने बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग के बीच में। सो आंसर सी इज़ योर राइट आंसर कि इसमें से एक ही स्टेटमेंट ठीक है जो कि स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन आज ये कह रहा है कि साइंटिफिक स्टडीज़ कह रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है अभी अर्थ का रोटेशन और उसका एक्सिस, ठीक है। क्यों हो रहा है? अब हमें आंसर पता करना है वाई हो रहा है, ठीक है। पहला, अब दो स्टेटमेंट हमारे पास रीज़न के लिए ना, दोनों ठीक हो सकती हैं, माइट भी। पहला बोल रहा है कि भाई सोलर फ्लेयर्स और उससे जो कोरोनल मास इंजेक्शन हो रहा है कहाँ से होता है? सन से, है ना। और कोरोना सन की आखिरी लेयर है ना, लिख भी रखा है यहाँ पे। ये अर्थ की आउटर मोस्ट एटमोसफियर को बोम्बार्ड करती है बहुत सारी एनर्जी के साथ, ठीक है। अब इसको बोम्बार्ड करने का मतलब ये नहीं है कि अर्थ का रोटेशन हिल जाएगा इसकी वजह से। हाँ, इसकी वजह से ये हो सकता है कि ऑरोराज बनेंगे, है ना, हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा हमारी सैटेलाइट्स का फंक्शन रुक जाएगा कहीं ना कहीं,
है ना, जीपीएस सिस्टम ख़राब हो जाएगा, मतलब ये सब चीज़ें ठीक लग रही हैं। बट क्या इससे रोटेशन ख़राब हो जाता है कि सूरज की हवा आ रही है बहुत सारी, जो जिसको हम सोलर फ्लेयर बोल रहे हैं, और उससे अर्थ की रोटेशन हिल गई, मतलब एज ए फोर्स के तौर पे। देर इज़ अ डाउट इन दिस स्टेटमेंट अबाउट रोटेशन ओनली। वैसे स्टेटमेंट ठीक है कि सोलर फ्लेयर से एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे लगती है आउटर मोस्ट पे, लेकिन क्या ये रोटेशन को एक्सप्लेन कर रही है? नहीं। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्थ का पोलर जो आइस मेल्ट हो रहा है। अब देखो, अब थोड़ा सा सोचिएगा कि ये इंटरनल बात है ना, ये इंटरनल बात है, और ये एक्सटर्नल बात है कि अर्थ के बाहर हो रहा है। ये अर्थ नहीं कर रहा, अर्थ के ऊपर हो रहा है, ये अर्थ के अंदर हो रहा है, राइट? ओके, ये कह रहा है कि जो पोल्स पे आइस मेल्ट हो रहा है वो कहाँ जाएगा? इक्वेटर पे। तो इसकी वजह से चांस है, बिल्कुल ठीक है, ये चांस है, क्योंकि देयर विल बी मूवमेंट ऑफ मास ना, मास चेंज होगा, इधर उधर शिफ्ट होंगे चीज़ें, जो ओशियन करंट्स हैं वो चेंज होंगे, राइट? ओशियन करंट्स चेंज होते हैं तब रोटेशन पे इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी सारी चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। तो देखो कितने ईजी हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। मानता हूँ 10 में से 2 गलत होंगे, 3 भी हो सकते हैं, बट 5 से 7 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है कि आर्टिकल 6 कह रहा है पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था 2015 में, वो फ्रीक्वेंटली डिस्कस किया जाता है ग्लोबल डिस्कशन में, किस लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के दौरान, ठीक है? ये स्टेटमेंट तो मतलब ठीक मानना ही है हमें इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से ईजी बन सकते हैं कि अगर आप इसको रिवर्स तरीके से करो कि भाई स्टेटमेंट ठीक 1 तो ठीक है कि भाई आर्टिकल 6 है, उसको पेरिस एग्रीमेंट में साइन किया, उसका डिस्कशन होता है आज भी ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस, ठीक है, ओके। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट इस चीज़ को प्रूव कर रहा है कि भाई क्यों आर्टिकल 6 को डिस्कस किया जाता है आज भी? 2015 के बाद 10 साल हो चुके हैं तब भी। इसने बोला कि आर्टिकल 6 क्या करता है, ये कार्बन मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करता है, लग रहा है ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा कार्बन मार्केट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कार्बन की एक्सचेंज होती है, राइट? सेलिंग और बाइंग इस टाइप से, जो कार्बन बॉन्ड्स है उस तरीके से खरीदा जाता है, तो माइट भी इसलिए डिस्कस होता हो। दूसरी स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, आर्टिकल 6 जो है वो प्रमोट कर रहा है, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्ट्रेटजी टू रीच दिस, ओके, ये ठीक लग रहा है कि भाई आर्टिकल 6 हेल्प करेगा कार्बन रिमूवल के टारगेट्स को रीच करने में, इसलिए इसका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ये भी बात, राइट? तो ये भी ठीक है एंड आपका ये भी ठीक है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑलराइट? दोनों ही स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो इनमें कोई भी ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास है नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक, एक नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस है, ठीक है? इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ठीक है? ये इसमें एशिया पैसिफिक रीजन में जो है इसका इन्वेस्टमेंट करेगा, ओके? नेचर सॉल्यूशंस हब इसका नाम रखा गया है, ठीक है? आप साइट पे जाके देखेंगे ADB की तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एयर कैप्चर, एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एमर्जिंग है तो डेफिनेटली सोचने वाली बात है। क्या करेगा ये बोल रहा है कि इससे हम कार्बन सेक्वेस्टेरियन कर सकते हैं, कैसी बात है ये भी पॉजिटिव बात है ना? अब हम इस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव मान रहे हैं तभी एमर्जिंग है, कोई भी नेगेटिव टेक्नोलॉजी एमर्जिंग टॉपिक नहीं होगा, ठीक है? उसको रिमूवल वाली चीज़ ज़्यादा डिस्कशन पे होगी। दूसरा इट कैन, देखो कैन, ठीक है? प्लास्टिक पोल्यूशन को यहाँ पर अप्रोच है ताकि फूड प्रोसेसिंग में जो है कम हो प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है? ओके। थर्ड कह रहे एविएशन सेक्टर में जो क्या है, ये कार्बन कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। भाई फ्यूल देखो ना, फ्यूल जो है एक इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि रेन्यूएबल फ्यूल हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये कह रहा है कि इसमें क्या है कि हम जो कार्बन को यूज़ करके, ठीक है, CO2 को अगर हम कंबाइन कर दें हाइड्रोजन के साथ तो ये सिंथेटिक फ्यूल्स हमारे बन जाते हैं। ये भी जो है आपकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की साइट पे इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। अगला टॉपिक आ जाइए। अगला टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? देखा, ये आपको IUCN पे मिलेगा, ठीक है, कि पिकॉक टेरेंटुला यानी गुटी टेरेंटुला जो है, इसके बारे में 3 फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है
कि ये एक क्रस्टेशियन है। देखो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, कि कभी भी किसी एनिमल के बारे में पूछा जाए और उसकी कैटेगरी डिफाइन कर दी जाए कि भाई ये तो क्रेटेशियन है, ये तो क्रस्टेशियन है, ये तो बर्ड है ना, ये तो इंसेक्ट है, तो इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनकरेक्ट। बिकॉज एक तो हमें वैसे भी नहीं पता कि है क्या, दूसरा उसने क्लियर बोल दिया कि ये तो एक क्रस्टेशियन है। भाई अरे थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्रस्टेशियन ये नहीं है, इट इज़ अ स्पाइडर। ओके, इट इज़ अ स्पाइडर, राइट। अब देखो ये यहाँ पे ओनली आ गया। अब बात तो वही है कि हम सीखते हैं ज़्यादातर कि हाँ ठीक बात है, जहाँ पे ओनली आ गया वो गलत है। नहीं, इट इज़ नॉट एवरी टाइम ट्रू। एंड ये क्वेश्चन टफ था, ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है वैसे, बट हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं तो वी नीड टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। ये कह रहा है कि अर्बोरियल है, ये बात ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने इनकरेक्ट मान ली। 1 को अगर हम उड़ा देते हैं तो वी आर लेफ्ट विद 2 एंड 3। 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर विल बी डी। हाँ, अब ये लग रहा है आसान है कि हाँ भाई पेपर के बाद तो हम आंसर की देख के या फिर हम गूगल देख के आंसर निकाल लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, इट इज़ टफ। ये करने लायक क्वेश्चन नहीं था। अगर आप तुक्का मारते तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव मार्किंग आपको देके जा सकता है। रीज़न सेकंड में ओनली है, अगर हम बाय ट्रिक चलें कि ओनली है, काट दें, सेकंड को काटने के बाद वी आर लेफ्ट विद बी ऑप्शन। भाई ए ऑप्शन तो आएगा नहीं, बी। थर्ड तो बिल्कुल ठीक है, थर्ड अगर ठीक है तो बी और डी में से हम तुक्का मार सकते हैं। ये भी एक ठीक है कि अगर हम उस ओनली वाली बात को भी लेके चलें, ठीक है, अगर हम ओनली वाली बात को भी लेके चलें तो वी आर लेफ्ट विद बी एंड डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसा है कि किस्मत है, अगर डी यहाँ पे डी कर दिया तो आप आंसर ठीक हो जाता है आपका, बी कर दिया तो गलत हो जाता है। सो इट्स अप टू यू, इट वाज अ टफ क्वेश्चन, आंसर इसका डी आएगा। ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलता है आपको, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज़ लेस देन दिस। देखो अगर आप थोड़ा सा दिखाएं कि यहाँ पे अपना थोड़ा सा लॉजिक, हम चलो छोड़ो लॉजिक वगैरह, हम सीधा बात करते हैं मेन चीज़ों पे कि डेवलपिंग देश है, 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड ओनली बाय पर पर्सन। इट इज़ वेरी क्वाइट टफ डाटा, बहुत ही टफ और एक्यूरेट डाटा। लेस देन, अगर ये होता मोर देन तो हम कह देते हाँ हाँ ठीक बात है यार, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इंडिया में निकल रहा है। तो दिस स्टेटमेंट सीम्स टू बी इनकरेक्ट, राइट। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, वी आर लेफ्ट विद बी एंड सी ऑप्शन। फिर इन्होंने रैंक दे दी। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इस पर तो डिस्कशन होगा ही नहीं, एब्सोल्युटली सेकंड रैंक हो जाएगी आफ्टर चाइना, ओके। फिर हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, वो लार्जेस्ट सोर्स है ये वो, ठीक है। हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं हम कोयले से, हीट है ना, इन सब पे कोयला वगैरह का यूज़ है, बहुत सारी और भी अन्य गैसेस जो है प्रोड्यूस होते हैं। सो इसमें हम डायरेक्टली आंसर सी हमारा टिक कर देंगे, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। अगर हम डाटा को हटा दें, थोड़ा सा दिमाग लगा कि लेस देन नहीं मोर देन होता तो भी, देन वी गेट द आंसर सी। अच्छा अभी आ जाइए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि कसावा क्या है ना। कसावा पूछा इन्होंने कि कसावा क्या है। अगर कसावा को देखें तो इट इज़ अ श्रब, वुडी श्रब है, ठीक है, पेरेनियल है, स्टार्च इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और कसावा से आपको ये कहाँ से आया क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि हम इथेनॉल बहुत प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं मिक्स करके, E20 टेक्नोलॉजी भी हम देख रहे हैं न्यूज़ में। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि 1 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा इस टाइप से इसके ऑप्शन हैं, ठीक है। अगला है जिंजर। जिंजर जो है एक सूडो स्टेम नहीं है, इट इज़ अ रियल स्टेम, ठीक है। इट इज़ अ हर्ब, सूडो स्टेम ये नहीं है, तो दिस इज़ गलत। मालाबार स्पिनच की बात करें, इट इज़ क्लाइंबर, ओके। एंड मिंट की बात करें तो इट इज़ अ पेरेनियल हर्ब, नॉट श्रब, इट इज़ हर्ब, ठीक है। एंड पपाया इज़ अ वुडी श्रब, इट इज़ नॉट वुडी, इट इज़ अ सॉफ्ट वुडी श्रब, वुडी ट्री, नॉट श्रब ओनली ट्री। तो इसमें हमारे पास मिंट गलत है, ये गलत है, तो आंसर इसका आ जाता है ओनली 2, ठीक है। ओनली 2 इज़ द राइट आंसर। इट इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन टू डू, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन नहीं था। नेगेटिव अगर चाहिए था तो आप ट्राई कर सकते थे, या फिर आपको आंसर आना चाहिए था, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। करेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने पूछा है, ठीक है। पहला है कि रेन फॉरेस्ट जो है ओशन से ज़्यादा, ठीक है, क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, ये गलत है बिल्कुल। कंपैरिजन इज़ ऑलवेज रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। क्योंकि फॉरेस्ट आप देखो ना कितने हैं, रेन फॉरेस्ट बहुत कम है। अरे ओशियन तो बेहिसाब है। और फिर ओशियन के अंदर एक चीज़ और भी है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स वो 50 से 80% ऑक्सीजन बना रहे हैं अर्थ की,
ठीक है, तो 1 इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गया, ये गया, एंड हमारे पास 2 ओनली या फिर नन ऑफ दीज है। दूसरा ये कह रहा है कि मैरिन, अब इसी से अटैच करो, देखो मैंने बोला फाइटोप्लैंक्टन्स, कह रहा है फाइटोप्लैंक्टन्स 50%। अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी ना, कि अगर फाइटोप्लैंक्टन्स 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन बना रहे हैं तो हाउ इट कुड बी कि रेन फॉरेस्ट जो है ज़्यादा ऑक्सीजन बनाएंगे। सो एब्सोल्युटली बी इज़ योर राइट आंसर, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर सेवरल फोल्ड्स हाई ऑक्सीजन देन सेवरल, अरे सेवरल कैसे, कुछ परसेंट तो समझ में आएगी, ठीक है भाई 10% 5% ज़्यादा है, अब सेवरल का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गया ना गुणा के हिसाब से, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजा राममोहन रॉय जी के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और लव था ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ ईस्ट, बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिशनल था। एंड कंट्रीमैन को चाहते थे कि आप रैशनल साइंटिफिक अप्रोच इक्वालिटी इन सब पर बात करें, बिल्कुल ठीक बात है, बोथ 1 and 2 इज़ योर राइट आंसर। दिस इज़ अ वेरी सीम्स टू बी मीडियम लेवल क्वेश्चन, ईजी टू मीडियम के बीच का क्वेश्चन है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कौन से पार्ट्स जो हैं करेक्ट हैं इसमें से। ठीक है, पहला है कि बाइकआउट कर दीजिए लो कोट स्कोर फॉरेन क्लॉथ को, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% है। स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, बिल्कुल ठीक बात है, गांधी जी ने इसी चीज़ पर बात की थी कि स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस अगर आप करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर रिटेंशन ऑफ टाइटल्स, नो आप टाइटल नहीं रख सकते, टाइटल्स ही तो छोड़ने थे, ठीक है ना, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। देन पंचायत फॉर दिस, यस, यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स को ज़्यादा अपनाया जा रहा था, जैसे खादी है ट्रेडिशनल मेथड टू सेटल डिस्प्यूट्स, क्योंकि देखो कोर्ट्स को छोड़ दीजिए तो कहाँ सोल्व करेंगे आप मैटर, डेफिनेटली पंचायत्स में। ठीक है, तो ओनली 3 इज़ योर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है अराघत, ओके दिस इज़ योर PYQ, PYQ इसका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली PYQ है, उसमें पूछा गया था एक इरिगेशन डिवाइस है, इसका आंसर उस PYQ में ये था कि अराघट क्या होता है, एक इरिगेशन डिवाइस। ठीक है, इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा डेफिनेटली, कि एक बड़ा व्हील, इसमें एनसीईआरटी में इसकी तस्वीर भी है, एनसीईआरटी इसका सोर्स है, और बहुत सारे जो इस पर पोर्ट्स या बकेट्स लगी होती थी, इससे इरिगेट किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से रूलर के टाइटल्स थे, मत विलास है, विचित्रिजिता, गुण भरा मतलब गुणों से भरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा महेंद्र वर्मन वन, पल्लव डायनेस्टी के ये यहाँ पर राजा हैं। ओके, महेंद्र वर्मन वन के ये टाइटल्स हैं। ओके, दिस इज़ योर राइट आंसर। वाई, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एबिलिटी उनके अंदर थी, गुणों से वो भरे हुए थे। ये थोड़ा सा आई वुड से दैट टफ क्वेश्चन था, ठीक है, करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग विच रूलर्स टाइम, तो 5th सेंचुरी में जो है फाहियान आए थे, किसके टाइम पे, चंद्रगुप्त II के टाइम पे। ही वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ओके, हिज डॉटर वॉज मैरिड टू वक्त का प्रिंस, और वक्त तक रूलर, ठीक है, से मैरिज हुई थी इनकी डॉटर की। काफ़ी सारी हिस्ट्री में इन पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, श्री विजयनी श्रीलंका और मलाय मलेशिया, सुमत्रा इंडोनेशिया, ये सब जो आज के टाइम के नाम हैं। तो इसका जो है आपको पता होगा कि चोल डायनेस्टी के राजाओं ने यहाँ पर जो है अपना सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स किए थे। इनका आंसर आ जाएगा राजेंद्र वन चोल। देखो दे भी रखा है उनकी डायनेस्टी के साथ, ठीक है। अगर हम देखें ये सभी डायनेस्टी जो हैं ये डेक्कन पार्ट पे थी और ये बिल्कुल सदर्न पार्ट पे थी, चोल डायनेस्टी। तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते थे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें इधर से कर लेते हैं। पहला गंधर्व महाविद्यालय ट्रेनिंग स्कूल 1901 में विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था लाहौर के अंदर। कहाँ पर स्टार्ट किया था भाई? लाहौर के अंदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट 600 to 322 BC, यानी ग्रेट महाजनपद, 16 महाजनपद के टाइम का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा टेरिटोरियल रीजन में कौन सी रिवर फ्लो करती थी। अगर हम अस्माक की बात करें तो आज के टाइम की कर्नाटक के आसपास इनका टेरिटोरियल रीजन था, वहाँ पर गोदावरी नदी फ्लो करती थी। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, डेक्कन रीजन का हो गया। सेकंड इज़ कंबोज, कंबोज में विपास नदी, ठीक है। कंबोज देखिए, अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन में था, यानी अफगानिस्तान के पास। विपास यानी उस टाइम का ब्यास नदी है पंजाब के एरिया में। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। अवंती इज़ नियर उज्जैन, ठीक है। यहाँ पर महानदी नहीं है पॉसिबिलिटी, बिकॉज इट इज़ नियर उड़ीसा, ठीक है।
और अवंती मध्य प्रदेश के एरिया में, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ऑल 4 नहीं आएगा एंड ओनली 3 भी नहीं आएगा। कौशल नरेश यानी जो अयोध्या के आसपास के रीजन है, सरयू नदी, बिल्कुल ठीक है। ओनली बी इज़ योर राइट आंसर, ओ सॉरी ओनली 2 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट अशोक के समय में कुछ टाइटल्स थे, प्रदेशिका, राजुका, युक्ताज, ये किसके लिए यूज़ किए जाते थे? ये होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स के तौर पे, ठीक है। प्रोविंस पे तो होते थे स्टेट लेवल के, ठीक है, ये होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन विलेज लेवल, ग्रामीणी वगैरह विलेज लेवल पे होते थे। सेंट्रल पे राजा होता था। अशोक की इंस्क्रिप्शन पे दिया भी गया है कि रीजनल गवर्नर्स यानी जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो सब आए। रिवेन्यू युक्त होता था रिवेन्यू मिनिस्टर। R.S. शर्मा की किताब में बहुत अच्छे से इसको दिया गया है, ठीक है। अगला दोबारा क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। दैट कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि हमारा स्वराज जो है टाइटल रहेगा। 1920 के समय जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 मीटिंग हुई थी उस टाइम, सितंबर में और एक दिसंबर में, ठीक है, नागपुर और कलकत्ता के अंदर। इसमें सेल्फ रूल यानी स्वराज का डिस्कशन यहाँ पर किया गया था बाय पीसफुल मीन्स, बिल्कुल ठीक है। इसमें स्टेजेस में इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, और स्टेजेस में इंप्लीमेंट भी हुआ था, ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया चोरी चोरा की वजह से। अब की बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। आंसर सी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इनमें से कौन सी इन्वेस्टमेंट को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं। सबसे पहले तो इसको समझिए, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कौन से होते हैं? जो नॉन कन्वेंशनल तरीके से, मतलब पहले के टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट के तरीके थे उनसे अलग, अल्टरनेट, है ना। अब जैसे बॉन्ड है, बॉन्ड तो पुराने टाइम भाई कभी से ही बॉन्ड खरीदते आए हैं, ठीक है, राइट। सो ये तो होएगा नहीं, बॉन्ड इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। हेज फंड्स नया तरीका है, वेंचर कैपिटल है, स्टॉक खरीदना, ये बिल्कुल नए हैं, तो ओनली 3 इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। इन्हीं को ही अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है सेबी के द्वारा भी। अगर आप साइट पे जाके देखेंगे तो आपको यही तीनों फंड मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। और रेगुलेट करने की बात भी यहाँ पर हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के कौन से सोर्सेज हैं इनकम के, रुपए कमाने के आरबीआई के इनमें से कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, सबसे पहला है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ करता है आरबीआई, बिल्कुल ठीक बात है, इससे भी रुपए कमाता है। अप एंड डाउन जब इन्फ्लेशन का है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा है सेम फॉरेन करेंसी के टाइम पे बिल्कुल मैनेज करता है, ये भी ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट इसमें होता है या फिर इनकम जनरेट होता है। पेंशन फंड को मैनेज करने से यहाँ पर कोई इनकम नहीं आता, बल्कि बैंक को ब्याज और देना पड़ जाता है, ठीक है, ब्याज और देना पड़ता है पेंशन फंड के धारकों को, तो ये इसका आंसर गलत है। 3 को अगर मैं रिमूव कर दूँ तो बहुत सही, हमारे पास ए और डी में से एक बचता है, तो हम सीधा डी पे चलते हैं। प्रिंटिंग एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंटिंग एक PYQ है, ठीक है, प्रिंटिंग से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, ठीक है, तो ये PYQ आया हुआ है पहले भी। प्रिंटिंग जो है एक, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखो प्रिंटिंग भी एक टाइप का सोर्स ही है, बट यस ट्रेडिशनल सोर्स नहीं है। ये साइनोगोर्ग्स नाम से एक मेथड होता है जिसके थ्रू मान लीजिए 5 रुपये में कोई नोट छपा, उसकी वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपये है, तो बचा हुआ जो है वो प्रॉफिट ही है बैंक का, राइट, इनकम ही है, तो आंसर डी इज़ योर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसका आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। कि ईडी, देखो यार खबर में बहुत रहती है ईडी इसके तहत काम करती है, ओके ठीक है। क्या ये होम अफेयर्स में आती है? नहीं, ये गलत है, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम करती है, ठीक है। अगला है डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये कस्टम एक्ट के लिए काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए काम करते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ऑल ऑफ दिस आएगा नहीं, नन आएगा नहीं, यानी ए और बी में से हमें एक आंसर चेक करना है। अगला है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा मैनेजमेंट, बिग डाटा, देखो डाटा आ गया, ये भी ठीक है, रिवेन्यू के अंडर आता है, तो दोनों सेम ही है, ये बिल्कुल ठीक है, आंसर बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। ओनली 2 आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है मैंडेट करता है सभी लिस्टेड कंपनीज़ को कि आप अपना BRSR जमा करें, यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबल रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखो इंस्टीट्यूट का नाम आ गया कि आरबीआई सभी कंपनीज़, क्या आरबीआई कंपनीज़ को मैनेज करता है? नहीं, सेबी करता है, राइट, तो सेबी इसका आंसर आ जाएगा कि सेबी जो है अलाउड करता है कंपनीज़ को, या जो है ऑर्डर देता है लिस्टेड कंपनीज़ को कि आप अपना BRS करो, डालो, ठीक है। इंडिया में ये एक डिस्क्लोजर है, नॉन फाइनेंशियल इन नेचर एक टाइप से, ठीक है, होगा, तो आंसर बी इज़ योर राइट आंसर। तो आपको यहाँ पर काम आएगी एक ट्रिक की, इंस्टीट्यूट का नाम गलत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इनकम के रिलेटेड है कुछ, कि इंडिया में इनकम जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से, लाइक मुर्गी पालन से, वूल से, वो उस पर टैक्स नहीं लगता, राइट।
तो ये थोड़ा टफ है। देखो एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगता, ये बात सही है कि, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे टैक्स लगता है, राइट। मुर्गी पालन में भाई जो मुर्गी फार्म है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है। अब देखो ये इनकरेक्ट है तो वैसे तो आंसर सीधा डी आ जाएगा, बट फिर भी देखते हैं सेकंड को कि गांव में जो रूरल लैंड है नोज कंसीडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स। ये बात सही है कि ज़मीन को जो है कैपिटल एसेट नहीं मानते, इसलिए उसको टैक्स इनकम टैक्स के दायरे में नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, ये बात बिल्कुल सही है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। सिंपल का सिंपल और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे तब उसमें दिख जाएगा। नेक्स्ट है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को इंडिया एक मेंबर के तौर पे ज्वाइन किया है, ठीक है। तो ये बात ठीक है कि इंडिया ने इसको ज्वाइन तो किया है, बट नॉट एज ए फुल मेंबर, बट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे। ये कह रहा है 30 देशों का एक ग्रुप है, ठीक है। 30 इसमें सॉरी इंडिया 30 देशों का नहीं, सॉरी इंडिया एक रिसोर्स रिच कंट्री है जिसके पास सभी के सभी मिनरल्स हैं। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीम स्टेटमेंट, 30 के 30 कैसे होंगे क्रिटिकल। तो देखो अगर आपको नहीं भी पता मेंबर के तौर पे यूज़ ज्वाइन किया है तो आप सेकंड को एलिमिनेट अगर कर देंगे, ईजी पीजी सी आंसर आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट 1 देखते हैं। देखो इन क्वेश्चंस में वही सेम बात कि स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल ठीक है कि रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, की कंपनी में अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, जनरली जो बॉन्ड होल्डर्स है आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर, ओके। ये हमने मान लिया कि बॉन्ड होल्डर जो है कम रिस्क पे होता है एज़ कम्पेयर टू एक स्टॉक होल्डर के। क्यों, क्या रीज़न। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि बॉन्ड होल्डर जो है लेंडर्स होते हैं, स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं, उसके मालिक होते हैं, ओके। ये तो ठीक बात है, ये तो ठीक है। अभी बॉन्ड है तो वो लेंडर है, स्टॉक होल्डर जो इसका ओनर में आ जाते हैं, ठीक है। फॉर रीपेमेंट पर्पज़, जब रीपे करना होता है बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड और स्टॉक होल्डर बाय कंपनी। बिल्कुल ठीक बात है कि जिसने बॉन्ड खरीदे हैं सबसे पहले उसको पेमेंट मिलती है इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो ये एक रीज़न है, दोनों ही बातें ठीक है और इसको एक्सप्लेन भी करती हैं। तो आंसर ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दैट स्टेटमेंट 38 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, इंडिया अकाउंट्स फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली थस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। मतलब एक जनरल स्टेटमेंट है कि इंडिया बूम पे चल रहा है, स्टॉक मार्केट में इक्विटी बॉन्डिंग ये सब हो रहा है, ठीक है। दिस कैन बी ट्रू। सेकेंड, इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। भाई कभी ना कभी तो हमने हांगकॉन्ग को भी कर दिया कैप्चर, ठीक है। दिस इज़ ट्रू कि कभी तो हुआ ही होगा, है ना। कह रहा कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है स्मॉल इन्वेस्टर्स को वार्न करने के लिए, नहीं। अरे भाई सेब भी क्या कर रहा है, तो सोचने वाली बात है ना। तो डेफिनेटली दिस इज़ योर एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट अगर हम करते हैं तो हमें इतना पता है कि इनमें से 2 स्टेटमेंट तो 100% ट्रू हैं। कौन सी 2, 1 और 2 हो जाएंगे अब, राइट। 1 और 2 इसमें हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है कि सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है टॉपिक। सर्कुलर इकोनॉमी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, जो प्रोड्यूस किया उसी को दोबारा रिसाइकल किया, इस टाइप से सर्कुलर इकोनॉमी काम करता है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें रिड्यूस हो जाएंगी, बिल्कुल ट्रू। तो क्यों, क्या सच में भाई स्टेटमेंट 1 तो हमारे लिए ठीक है कि स्टेटमेंट 1 में बोला सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीन हाउस गैस को कम करता है। क्यों, अभी रीज़न ढूंढते हैं वाई। इन दोनों में से हम वाई ढूंढते हैं, वाई। फर्स्ट कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस द यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। अगर रॉ मटेरियल कम डलेंगे तो ग्रीन हाउस गैस भी कम होगा, ठीक बात है, ओके। ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको, बिल्कुल कर रहा है। कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी जो है वेस्ट को भी कम करता है, ओके, तभी तो ग्रीन हाउस गैस कम होगा, ये भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा कि दोनों ठीक हैं और दोनों ही 1 स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कैपिटल रिसिप्ट क्रिएट अ लायबिलिटी और कोज अ रिडक्शन इन एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट क्या करती हैं, लायबिलिटी, क्योंकि कैपिटल बनाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है, बोरो, है ना, बोरो, और सरकार के एसेट को कम किया जाता है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट इसको हम बोलते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कह रहा बोरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर पार्ट ऑफ दिस, बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने दोनों लिखे हैं तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि इसका पार्ट होते हैं। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। कह रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लायबिलिटी टू द गवर्नमेंट। अगर सरकार ने जो है लोन दिया उस पर जो ब्याज मिला, क्या वो सच में लायबिलिटी है, नहीं, इट इज़ रिवेन्यू इनकम, ये एक रिवेन्यू है सरकार का, है ना। अब देखो इन स्टेटमेंट से हम क्या पता कर सकते हैं कि हाँ 2 तो पक्का ठीक है,
तीन भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन थर्ड पे हमें कन्फर्म है कि ये गलत है, तो इसको हम एलिमिनेट करते हुए हमारा आंसर जो है ए आंसर बिल्कुल ठीक इसमें हो जाएगा। ए आंसर इज़ एब्सोल्युटली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अभी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाटो के कौन कौन से इनमें से मेंबर्स हैं। देखिए ये भी एक पिछले 2-3 साल से जब से रशिया यूक्रेन का वॉर चला है, नाटो जो है टॉपिक में रहा है, ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से मेंबर हैं। देखिए ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, ओके, ऑस्ट्रिया जो है इसका मेंबर नहीं है। तो ऑल ऑफ 6 तो वैसे भी नहीं आने वाले हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं एक आधा मेंबर ऐसा होगा जो नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं कि बुल्गारिया है, बुल्गारिया मेंबर है, बिल्कुल ठीक बात है। क्रोएशिया भी है, सर्बिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। स्वीडन रिसेंटली मेंबर बना है, ये 2023 में मेंबर बना है, यहीं से जो टॉपिक और ज़्यादा ट्रेंड में हो गया था। नॉर्थ मैकेडोनिया भी जस्ट इससे पहले बना था 2020 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपके पास 4 कंट्रीज़, यानी ओनली 4 कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि एंडीज माउंटेन्स जो हैं हमारे पास लॉन्गेस्ट, ये याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट कंटिनेंटल माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज से क्रॉस करता है। साउथ अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज से क्या करता है, क्रॉस करता है। किस किस से क्रॉस करता है, देखिए यहाँ पर बोलीविया से क्रॉस करता है, बिल्कुल ठीक है। ब्राज़ील से नहीं करता, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा नक्शा यहाँ पर देखें तो इधर ब्राज़ील का ये पोर्शन है, एंडीज़ माउंटेन इधर पड़ेंगे, तो ब्राज़ील से क्रॉस नहीं करता। तो जो है ओनली नहीं, इसमें ओनली 6 का ऑप्शन नहीं दे रखा। कोलंबिया से करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। इक्वाडोर से करता है, बिल्कुल है, इक्वाडोर भी इसी साइड डायरेक्शन में है। पैराग्वे से नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। और वेनेजुएला से करता है। तो हमारे पास कितने देश हो गए भाई, 4 देश हमारे पास हो गए इसके अंदर। तो 4 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कि इक्वेटर कौन सी लेक से। देखिए ये टफ टू मीडियम क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है मैपिंग के। लेक तंजानिया जो है बिल्कुल सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है, तंजानिया के पास, इससे इक्वेटर पास करेगा डेफिनेटली 100%, ठीक है। ये जो लेक टोनले सैप है ये कहाँ पर पड़ता है, कंबोडिया में। और कंबोडिया में जब ये पड़ता है तो ये डेफिनेटली इक्वेटर से अलग है, ठीक है, इक्वेटर इससे क्रॉस नहीं करता। पेटोस लैगून कहाँ पड़ता है भाई, ये पड़ता है ब्राज़ील में। कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 2। इससे इक्वेटर पास करता है, बिल्कुल पास करता है, ठीक है, इक्वेटर इससे 100% पास करता है। अब आ जाइए टर्मरिक के बारे में इन्होंने पूछा है कि 2022-23 में टर्मरिक जो है कौन सी चीज़ें ठीक है। कह रहे इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी और एक्सपोर्टर भी है, बिल्कुल ठीक बात है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि हम 30 वैरायटी है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। इन सभी स्टेट्स में या साउथ की स्टेट्स में है, डेक्कन और साउथ की स्टेट्स में, बिल्कुल ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की साइट पे अगर हम देखते हैं तो हमारा ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के कौन से है। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्राज़ील की कोस्ट वेस्ट अफ्रीका से मैच करती है, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि यस कंटिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए थे। गोल्ड डिपॉजिट्स की भी बात बिल्कुल ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली, और 6 अलग अलग लैंड मास को जोड़े तो गोंडवाना लैंड बनता है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये सभी सबूत हैं किसके, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के सभी सबूत हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेरिक डस्ट की बात की जा रही है कि डस्ट पार्टिकल जो हैं आर मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट देन एज कम्पेयर टू इक्वेटर एंड पोलर रीजन, ओके, कि अर्थ है तो इस एरिया में डस्ट ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दिस एरिया एंड दिस एरिया, ठीक है। क्या रीज़न इसका देखते हैं। दूसरा इसने बताया है कि सब ट्रॉपिकल टेम्परेट्स आर लेस ड्राई विंड, यहाँ पर हवाएं कम है। अभी देखो अगर ड्राई विंड कम होंगी तो डस्ट भी कम होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ड्राई विंड ज़्यादा है, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओके। सो सी आंसर इज़ राइट आंसर की पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सेकंड ये गलत है। इट वाज अ वेरी टफ क्वेश्चन, अगर किसी ने रीड किया है इसको पहले से ही तो ठीक है, अदरवाइज इट इज़ टाइप ऑफ टफ क्वेश्चन। आइसोथर्म बेंडिंग, ये क्वेश्चन भी जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। दैट आइसोथर्म बेंडिंग जनवरी की बात करें तो ये बोल रहा है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड्स वाइल क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोल वर्ड वाइल क्रॉसिंग द ओशियन, की भी नॉर्थ जनवरी में, मतलब जब सर्दियां हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो आइसोथर्म जो हैं जब ज़मीन पे हैं तब वो इक्वेटर की तरफ जाएंगे, और जब पानी पे है तो वो पोल की तरफ ऐसे रहेगा, मतलब ठीक है। तो ये ठीक बात है, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस टाइम पे क्या होता है, विंटर सीज़न, राइट। विंटर सीज़न में क्या होता है कि जो ज़मीन है वो क्या है, ज़्यादा कूल है ना, एज़ कम्पेयर टू
ओशन। ऑलराइट, तो कूल है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आइसोथर्म है किसकी तरफ जाएगा, इक्वेटर की साइड, है ना। और ओशन ज़्यादा गर्म है तो पोल की साइड। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है ये, ठीक है। दूसरा है कि जनवरी में क्या होता है कि हवा जो ओशन के ऊपर चल रही है वो गर्म है एज़ कम्पेयर टू लैंड मास। ये बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इसको। रीज़न बीइंग विंटर सीजन, है ना। विंटर सीजन में आप देख लो ओशन पे गर्म होगी हवा या ज़मीन पे, डेफिनेटली ओशन पे, क्योंकि ज़मीन जल्दी गर्म और ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू ओशन, ठीक है ना। अब आ जाओ चौक और क्ले का यहाँ पर जिक्र है। ये कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट है वही, कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। इसमें हमें 2 और 3 से चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है, दोनों करते हैं। कह रहा है वाटर का इफेक्ट रॉक पे हो रहा है, हमें पता है। उसमें से हम चौक और क्ले की बात करते हैं। कह रहा है चौक जो है परमिएबल रॉक है, मतलब उसमें से जो है पानी परमिएबल वो कर लेता है, एब्जॉर्ब चौक कर लेता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक ही है स्टेटमेंट। मैं बस इसको यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ये ठीक ही है, ठीक है ना। क्ले जो है इम्परमेबल है और थोड़ी सी कम पेरिमल रॉक है, मतलब थोड़ा सा कम पानी एब्जॉर्ब करता है। क्या रीज़न है, कह रहा है चौक है ना पोरस होता है इसलिए पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है। फिर ये कह रहा है क्ले जो है नॉट एट ऑल पोरस, की बिल्कुल ही पोरस नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा स्टेटमेंट है ना लाइक 80-90% ट्रू टाइप का है भाई, ऑल पोरस, थोड़ा बहुत तो पोरसिटी होगी ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ठीक भी है, कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट थोड़ी सी डाउटफुल सी भी है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ठीक है दोनों स्टेटमेंट हम ठीक मान लेते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन देगी 1 की, वो है ये, ठीक है, ओके। तो 48 का बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और ये PYQ में रहता है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा, हीट से रिलेटेड, हीट बजट इसको बोल रहे हैं NCERT में हम। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि विदाउट द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या गर्म हो जाती हमारी अर्थ या ठंडी हो जाती। भाई ये बिल्कुल सही है कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता टेम्परेचर और काफ़ी ज़्यादा ठंडी हमारी अर्थ होती, ठीक है। ये तो अच्छा, ये क्वेश्चन आप कैसे समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट, ये PYQ में कैसे आता है कि हमारी धरती सबसे ज़्यादा गर्म किससे होती है, क्या सूरज की रोशनी से या जो ज़मीन से टकरा के रोशनी वापस जाती है, ये वाली इससे इंफ्रारेड से, यानी जो ज़मीन से टकरा के वापस जाती है। दैट्स द रीज़न हमारी धरती थोड़ी थोड़ी गर्म हो रही है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं। तो डेफिनेटली अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारी धरती ठंडी हो जाती है ना। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर मेंटेन, देखो ये कि ये स्टेटमेंट ठीक है कि भाई जो ट्रैप हुई हीट वो हमारी अर्थ को गर्म कर रही है ना। फिर एटमॉस्फेयर गैसेज है हमारे पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रैप करती हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड। ये बिल्कुल सही है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा, ओके। अगला है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, हम स्कीम्स में पढ़ते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें बोला गया है कि इसका सरकार, इसमें इंडिजिनस एनिमल्स, छोटे मोटे किसान जो हैं, लैंडलेस लेबरर्स जो एनिमल हस्बेंड्री पे अपना जीवन व्यापन करते हैं, उनकी मदद के लिए स्कीम चलाई गई है, ठीक है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मदद के लिए चलाई गई है। और यहाँ पर इंडिजिनस कैटल और बफेलोज की होलिस्टिक मैनर में ग्रोथ के लिए यहाँ पर सरकार ये स्कीम चला रही है। तो बोथ 1 और 2 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको संभालती है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट पंचायत सेट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। देखो ये दिखने में ही एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि सभी स्टेट में कैसे हो सकती है जो है इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत। उन स्टेट्स में है जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, छोटी स्टेट्स हैं वहाँ पर ज़रूरत नहीं है इंटरमीडिएट लेवल की। तो इन्होंने पूछा नोट करेक्ट। अब देखो ध्यान दीजिएगा नोट करेक्ट पे, अदरवाइज़ इसका आंसर 2 और 3 हम कर देते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान हमने जब इस पर दिया तो हमें पता लगा कि ओके 1 इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट पे अब हम आते हैं कि अगर आपको इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है तो आपकी एज जो है 30 होनी चाहिए, ठीक है। देखो पंचायत के लिए 21 की एज बताई गई है, ठीक है। लोकसभा के लिए 25, इस टाइप से मतलब अलग अलग एज बताई गई हैं, ये हम पढ़ते हैं हमारी बुक्स में। सो ये गलत है स्टेटमेंट भी, तो ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर नहीं आएगा। नाउ ए और डी में से एक आंसर हमें चूज़ करना है। लास्ट है कि CM जो है स्टेट का, वो कमीशन बनाता है फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए कि कितना टैक्स दिया जाए। गलत है। देखिए फाइनेंस कमीशन कौन बनाता है, ये बनाता है गवर्नर और सेंटर में प्रेसिडेंट, है ना। आपको पता है, हम पढ़ते हैं ये चीज़ बहुत अच्छे से। तो इसका आंसर ये भी गलत है, तो आंसर डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था पॉलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें बीमस्टेक के बारे में जिक्र किया गया है कि बीमस्टेक एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। टिल दिस
तो ये बिल्कुल ठीक है कि 7 ही मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं, देखिए बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान ऑल्सो, ठीक है। तो ये बिम्स्टेक के 7 मेंबर्स आपके हो जाते हैं। अगला ये बोल रहा है कि ये ढाका डिक्लेरेशन से बना था, नहीं ये गलत है, ढाका डिक्लेरेशन से ये नहीं बना, सार्क वो एक अलग है, ये बना है बैंकॉक डिक्लेरेशन से। किससे, बैंकॉक डिक्लेरेशन से 1997 में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो वी आर लेफ्ट विद सी एंड डी। तो डायरेक्टली हम डी ऑप्शन, सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि टूरिज़्म में इंडिया ये है, लेड कर रहा है इसमें, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। सी आंसर इज योर राइट आंसर। फाउंडिंग मेंबर्स ये नहीं थे, इसमें जो है फाउंडिंग मेंबर्स में कौन सा देश नहीं आएगा, देखिए बांग्लादेश था, इंडिया भी था, श्रीलंका भी था, थाईलैंड भी, बट नेपाल इसमें नहीं था, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। बैंकॉक डिक्लेरेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गांधी पीस प्राइज़ की जूरी कौन है जो सिलेक्ट करती है कि गांधी पीस प्राइज़ किसको दिया जाएगा। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कभी भी एक साथ एक उसमें ज़्यादातर नहीं देखने को मिलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में, तो 1 और 2 इकट्ठा नहीं आएंगे, राइट। अब इनमें से एक ही आएगा, ठीक है, या तो 1 या 2। अब आगे देखो, अगर चीफ जस्टिस है, लीडर ऑफ ओपोजिशन भी बैठे हैं, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल ठीक है। तो 2 एंड 3, ये 3 एंड 4 इसी में है, तो आंसर यहाँ पर सी आपका हो जाएगा, ठीक है, ये ओके। तो ये क्वेश्चन था मीडियम लेवल में, ठीक है। अगला है कि गगन नेविगेशन सिस्टम जो हमारा इंडिजिनियस नेविगेशन सिस्टम है, जैसे एक जीपीएस होता है उस टाइप से, ठीक है, कह रहा है इसमें हमें एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी की बात की जाती है, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हमारा खुद का स्टेटमेंट है, इससे हम ये कर पाएंगे, इट विल अलो, ये भी ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर ये हमें ओनली नेविगेशन में हेल्प करेगा, बाकी में नहीं करेगा, दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट कि एक में मदद करेगा एक में नहीं, तो ये थोड़ा गलत है। डी आंसर इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। ये एक इजी क्वेश्चन था, इसमें एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से कर पाएंगे। किसका है ये मिशन, इसरो का मिशन है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसरो का मिशन है। नेक्स्ट है कि हमारे पास AI एक्शन समिट रिसेंटली हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ पर दे रखा है AI एक्शन समिट कहाँ हुआ है, ग्रैंड पैलेस से पेरिस के अंदर, फरवरी 2025 में ये हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि को चेयर्ड विद इंडिया, अब इंडिया से रिलेटेड होगा तभी ये क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर को चेयर्ड विद इंडिया था डेफिनेटली, और सियोल वगैरह ये था, तो इसकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज ये कह रहा है कि यूएसए यूके ने भी यहाँ पर इसमें इस डील को साइन किया है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि AI में सभी देश आना चाहेंगे। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट इसमें पूछा है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ओके। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इंटरनेशनल ईयर कौन से साल में मनाया जाएगा इस साल, इस डिकेड में। तो वीमेन फार्मर्स के लिए 2026 का साल है, टूरिज़्म के लिए जो है 2027 का साल है, पीस और ट्रस्ट का 2025 का साल है बिल्कुल, और एस्टेरॉयड अवेयरनेस से रिलेटेड 2029 का साल है। तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इस टाइप से हम रेडी नहीं होते कि इंटरनेशनल ईयर इतने सारे ये पूछ लें लगातार, ठीक है। ये वो है कि ठीक है, लगातार अगर पूछ लिए जाए तुरंत याद हों तो ये अटैम्प्ट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्रिक्स के बारे में क्या ठीक है। ये कह रहा है 16वीं जो ब्रिक्स की समिट थी वो कजान रशिया में हुई थी, अभी रिसेंटली ये मीटिंग हेल्ड हुई थी रशिया के अंदर, बिल्कुल ठीक है आंसर, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बी आंसर हमारा एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। सेकंड ये बोल रहा है कि इंडोनेशिया इसका फुल मेंबर बन गया है, ठीक है, फुल मेंबर इंडोनेशिया भी इसका नहीं बना है, ठीक है, ये गलत है। थीम जो है, थीम मोस्टली टाइम्स इनकरेक्ट होते हैं इसमें, ठीक है, तो ये भी इसका गलत हो जाता है। सो आंसर इज डी ओनली, ओके, डी ओनली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब की बार वैसे थीम था इसका एनहेंसिंग कोऑपरेशन फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीकल्चरिज्म नहीं था, मल्टीपोलर वर्ल्ड था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है लोकपाल, कह रहा है लोकपाल का जो जुरिस्डिक्शन है वो पब्लिक सर्वेंट पे है, बट इंडियन पे नहीं है जो बाहर है, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सभी यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी पे होता है, राइट भाई, करप्शन जो भी करे चाहे वो बाहर हो चाहे अंदर हो, सभी पे उसका पावर होता है। तो 1 इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये नहीं आएगा, सी स्टेटमेंट कट गया। फिर ये कह रहा है चेयरपर्सन जो मेंबर हैं वो MLA MP नहीं होने चाहिए किसी भी स्टेट के, ओनली चीफ जस्टिस होंगे, ठीक है। देखिए ओनली यहाँ तक तो ठीक था, ओके, कि ये नहीं होंगे, लेकिन ऐसे ओनली चीफ जस्टिस नहीं बोल सकते आप, हो सकता है कोई भी पर्सन हो जिसको पब्लिक अफेयर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, वो यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला है कि चेयरपर्सन मेंबर शैल नोट बी लेस देन 40 एज, ये सब 45 ऑफ एज ऑन दिस,
ठीक है, यहाँ पर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई एज का नहीं है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन। अगला है कि लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन सिटिंग एमपी, ये भी पीएम सॉरी, ये भी गलत है। स्पेसिफिकली यहाँ पर पीएम को भी इसके दायरे में लिया गया है, तो नन ऑफ दीज योर राइट आंसर, ठीक है, नन ऑफ अबव इज़ योर करेक्ट आंसर। आप 2013 का एक्ट अगर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अगला है, अब की बार रिसेंटली फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें जो है कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था नहीं, ये इन्होंने बताया है कि पुणे में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, पुणे में, ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इंडिया के मैन टीम भी और वीमेन टीम भी जीतती है नेपाल को हरा के, ठीक है। नेक्स्ट है चेस ओलंपियाड। देखिए चेस भी जो है ट्रेंडिंग टॉपिक में था, ग्रैंड मास्टर बहुत सारे यहाँ पर बन रहे हैं रिसेंटली, सबसे यंगेस्ट भी यहाँ पर बने थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अभी रिसेंटली 45th चेस ओलंपियाड हुआ था 2024 में, जिसमें गुकेश दोमरराजू वर्ल्ड के यंगेस्ट विनर थे। उन्होंने रशिया के प्लेयर यान नेपोमेनचेट्टी को हराया था, बिल्कुल ठीक है, यंगेस्ट चैंपियन बने थे। सेकंड ये बोल रहा है कि अभिमन्यु मिश्रा एक अमेरिकन चेस प्लेयर हैं जो रिकॉर्ड है जिनका यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बनने का, ठीक है, तो ये भी इन्होंने बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट बताया है, तो आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम रेयर अर्थ मेटल्स आर यूज्ड इन दिस, ठीक है, सम है भाई, इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, तो डी आंसर आपका आएगा नहीं इसमें, ठीक है। अगला कह रहा है दे हैव दिस प्रॉपर्टी दैट्स वाई दे आर यूज्ड, बिल्कुल ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्टेटमेंट पे जाएं, सी और डी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी, कि दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन क्या ये बी स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहा है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो दैट्स द रीज़न ये टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर्स में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा साइंस एंड टेक का यहाँ पर रिसर्च पेपर्स देखें, तो ये बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का स्क्रीन से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, तो दैट्स द रीज़न बी आंसर आपका हो जाएगा कि दोनों ठीक है, लेकिन इसका कोई ये रीज़न नहीं है कि टेलीविज़न में इसको यूज़ किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवेज़ ने प्रिपेयर किया है नेशनल रेल प्लान कि हम फ्यूचर रेडी 2028 तक हो जाएंगे, ठीक है, 2028 तक हो जाएंगे, ये गलत है। इन्होंने बोला है कि हम 2030 तक रेडी, जो फ्यूचर रेडी प्लान हमारा तैयार है। फिर अगला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो है कवच एक ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो जर्मनी की मदद से बनाया गया है, ठीक है, ये गलत है, ये जर्मनी की मदद से नहीं, हमने इंडिया ने खुद बनाया है, ये भी गलत है। लास्ट है कोच सिस्टम जो है, इसमें RFID है, फिटेड ऑन ट्रैक एक्सेट्रा, ठीक है, ये कह रहा है कि ये RFID तो है, ठीक है, बट फिटेड ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन, बट स्टेशन पे नहीं, इसको सिग्नल्स पे यूज़ किया जा रहा है, तो इन्होंने नोट करेक्ट पूछा, तो सभी नोट करेक्ट इसके आंसर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है स्पेस मिशंस के बारे में बताइए। अभी रिसेंटली जो है देखिए एक्सियोम भी है, बिल्कुल है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, स्पेस डेक्स भी है यहाँ पर, ठीक है, इंडिया का मिशन है, गगनयान भी इंडिया का मिशन है, तो सभी हैं, ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट। इसमें इन्होंने बोला कि माइक्रोग्रेविटी, यस, सभी में यूज़ यहाँ पर होगी, ठीक है, इसरो और नासा की साइट पे तीनों मिशंस आपको दिए गए हैं। अगला है कि कौन सा एयरक्राफ्ट किस लिए काम आता है, उसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है डोर्नियर 228 जो है पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस में काम आता है, बिल्कुल ठीक है। IL-76 क्या करता है, स्ट्रेटजिक, ये सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट नहीं है, एक स्ट्रेटजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। ग्लोब मास्टर क्या है, ये भी एक मिलिट्री का ट्रांसपोर्ट का ही है, तो ये ठीक हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 2 आपका आंसर इसमें बन जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, अभी रिसेंटली दिल्ली में रेनफॉल करवाया गया था आर्टिफिशियली, इसमें यूज़ किया जाता है सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है अगर आपने करंट अफेयर रीड किए हैं तो, ठीक है। क्षमा याचना देने की पावर जो प्रेसिडेंट की हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है पावर बाय प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। देखिए हर चीज़ जो इंडिया में है कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है, और लिमिटेड तो पावर है ही क्योंकि संविधान हमारे देश में है। अगला है प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी टफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस तो सुननी पड़ेगी, ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए हैं, आर्टिकल 72 में लिखा गया है, तो आंसर ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। Now next question is that on dissolution of the House of People, Speaker shall not vacate until immediately before the first meeting after the dissolution। ये बात बिल्कुल ठीक है, PYQ में काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा है मेंबर जो हैं हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के, अगर वो स्पीकर इलेक्ट हो जाएं, ही शैल रिज़ाइन फ्रॉम, नो, इंडिया में ये सिस्टम नहीं है,
ठीक है, ब्रिटेन के उसमें सिस्टम है पार्लियामेंट में। कह रहे अगर हम इसको एलिमिनेट कर दे वैसे तो हमारा डायरेक्ट आंसर सी आ जाता है, बट लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट ऑल्सो। स्पीकर मे बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन ऑफ हाउस मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर प्रेजेंट एंड अनलेस 14 डेज का नोटिस। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल PYQ की स्टेटमेंट है तीनों, ओके। और लक्ष्मीकांत में भी बहुत अच्छे से इन स्टेटमेंट्स को दिया गया है, ठीक है। दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर मेंबर ऑफ हाउस of the people has been subject to disqualification under 10th schedule, the president decision with opinion of this shall be final. No, बिल्कुल गलत है। डिसीजन जो है डिस्क्वालिफिकेशन का कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है, नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है ना, ये गलत है। तो वैसे भी बोथ करया ए गया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। कह रहे कोई भी मेंशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली मेंशन हो सकता है, ठीक है। अब आज अगला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो पावर फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशन फॉर द माइनर मिनरल्स इवन तो मिनरल्स आर लोकेटेड इन देयर टेरिटरीज, ठीक है, ये गलत है भाई। ये काफ़ी बार पढ़ाया गया है कि माइनर मिनरल्स के ऊपर पावर स्टेट का है, मेजर के ऊपर सेंटर का हो सकता है। अभी 1957 का जो माइंस एंड मिनरल्स का रेगुलेशन एक्ट उसमें दिया गया है। तो ये अगर गलत है तो आंसर हमारा डायरेक्टली डी आ जाता है। ये भी एक ईजी क्वेश्चन बन जाता है अगर ये हमें पता है। कि इंडिया में नोटिफाई करेगा, माइनर मिनरल को नोटिफाई करने की पावर सेंटर के पास है, कंट्रोल करने की पावर लेकिन स्टेट के पास है ना। जैसे अगला बोल रहा है क्वेश्चन दैट नेचर रिस्टोरेशन लॉ हमारे पास है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कानून बनाया है नेचर रिस्टोरेशन का? तो है यूरोपियन यूनियन ने। देखिए यूरोपियन यूनियन ने ये कानून बनाया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 71st क्वेश्चन इज ये बोल रहा है कि मान लीजिए रिवेन्यू पे जो खर्चा है वो 80,000 करोड़ का है और रिवेन्यू की जो रिसिप्ट है सरकार की 60,000 करोड़ की है। गवर्नमेंट ने दिखाया कि हमने बोरो किए 10,000 करोड़ और उस पर हमने इंटरेस्ट पे कर दिया 6,000 करोड़। तो इनमें से आप स्टेटमेंट चूज़ कीजिए कौन सी करेक्ट है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है भाई? रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर है, हमारे पास रिवेन्यू का रिसिप्ट है, हमारे पास जो है बोरोइंग है सरकार की और इंटरेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले बोला उसने रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट कैसे निकल जाएगा? रिवेन्यू पे जो हमने खर्चा किया और रिवेन्यू पे जो हमने कमाई की 20,000 करोड़ की है, बिल्कुल ठीक है, माइनस किया तो 20,000 करोड़ ही आ रहा है, 80,000 माइनस 60,000, ठीक है। फिर फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है? फिजिकल डेफिसिट निकलता है टोटल हमने जितना खर्चा किया और टोटल जितने हमारी कमाई है एक्सेप्ट बोरिंग, ठीक है, वो कितने का हमारा आया, है ना। बजट यहाँ पर अगर आप देखोगे बोरोइंग जो है 10,000 करोड़ की है तो डेफिनेटली हमारा जो घाटा है वो 10,000 करोड़ का ही है, तो ये भी ठीक है। फिर प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है कि हम इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हैं, इसमें से 10,000 में से 6,000 घटाएंगे 4,000 करोड़ आंसर आएगा, ये भी आपका ठीक है। तो डी इज़ योर राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक भी पूछ लिया और मैथ्स भी आ गया इसमें, ठीक है। अगला है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है कहाँ से निकलता है? इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि इंडिया से सेंट्रल एशिया जाता है वाया ईरान, ठीक है। छाबर पोर्ट आपने पढ़ा होगा, खबरों में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट 2 मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स हैं दुनिया में, जैसे ब्राज़ील है और एक USA है। द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल दैन द लेटर, मतलब कि ब्राज़ील ज़्यादा जो है बनाता है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन माइट बी इनकरेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि USA ही बनाता हो सकता है जो है ब्राज़ील से ज़्यादा USA बनाता हो। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है कि USA जो है कॉर्न यूज़ करता है इसके लिए, वहीं पे ब्राज़ील शुगर केन। ये तो हमने पढ़ा है कि शुगर केन बहुत ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, ठीक है ना, शुगर का प्रोडक्शन भी, तो ये कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो हमें पता लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ से हमें आइडिया भी हो गया कि एक स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा ही, एक स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट होगा ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है इंडिया को दैट योर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर रहता है, इससे क्या इंप्लीकेशंस होंगे? कह रहे पेनिनसुला इंडिया के अंदर फ्लड वलड आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। एनिमल्स का सर्वाइवल भी इफेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक बात है। दो जो है इसमें दिया गया है पेनिनसुला इंडिया के अंदर फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ड्राउट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो बोथ 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे भी प्राइमरी डेफिसिट आ गया और अब देखोगे तो यहाँ पर भी प्राइमरी डेफिसिट है। तो अगर आपका बेसिक यहाँ पर क्लियर होता तो ये आंसर भी आप कर लेते। इसमें दिया गया है कि फिजिकल डेफिसिट हमारा 50,000 है, हमने 10,000 करोड़ जो है नॉन डेप्ट मतलब जिसमें हमारा कर्जा नहीं चढ़ा हुआ लेकिन बोरो की हमने 10,000 करोड़ ये हो गए हमारे। कह रहा कंट्री के जो इंटरेस्ट है वो 1,500 करोड़ का है
तो क्या आपका जो है प्राइमरी डेफिसिट रहेगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। तो 50,000 करोड़ में से 1500 घटाएंगे तो 4,850 48,500 करोड़ सॉरी, आपका आंसर आ जाएगा, ए आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है, ये भी PYQ से है। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 4,800 करोड़ हम ये सब रुपए देंगे। तो लेट सपोज कर लीजिए कि हमें ये डाटा नहीं पता, इतने रुपए देंगे या इतने रुपए, ये सब नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ से हमें क्लियर कट पता लग गया कि एक स्टेटमेंट ही गलत है, ओनली एक ही स्टेटमेंट गलत है। कौन सी है? वो सेकंड है। अगर आपने बेसिक भी पढ़ा होगा 15th फाइनेंस कमीशन का, तो वो है 41% उन्होंने बोला था कि हम डिवॉल्व करेंगे फाइनेंस, सेंटर से स्टेट में 41% रुपए जाएंगे। पहले 42 जाते थे, लेकिन 1% जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने की वजह से यहाँ पर कम हो गया था। तो ये गलत हो जाने की वजह से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 1, 3 एंड 4। सी आंसर इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि यहाँ पर IBRD नाम का बैंक है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोल देते हैं कई बार। कह रहा है इसका क्या काम है? कह रहा है ये लोन देता है, बिल्कुल ठीक है, लोन देता है। फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था यूरोप को रीबिल्ड करने के लिए, भी ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है या तो एक स्टेटमेंट गलत है या सभी ठीक है, राइट, ऐसा ही है ना। तो अभी हमें पता लग गया 2 स्टेटमेंट तो ठीक है, तो ये दोनों तो कट गए, हमारे पास C और D में से एक आंसर बचता है। अब ये बोल रहा है कि IBRD सिंगल हैंडेडली काम करता है। नहीं, सिंगल हैंडेडली कैसे काम करेगा? वर्ल्ड बैंक में 4 से 5 अन्य ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ठीक है, मिलके। तो आंसर C इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि RTGS और NEFT, ठीक है, ये भी PYQ का थीम है। ओके, PYQ में इन्होंने कहा है, बिल्कुल ऐसे ही इस टाइप से ही क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, कि RTGS जो है सेटलमेंट टाइम एक तुरंत करता है, लेकिन NEFT में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, लगता है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि RTGS की फुल फॉर्म है रियल टाइम में। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर आएगा नहीं, डी कट गया। कह रहा RTGS में क्या होता है? कस्टमरी चार्ज फॉर ट्रांजेक्शन वाइल नोट इन द केस ऑफ NEFT। ये जो है गलत है, RTGS में भी चार्ज नहीं लगता, ठीक है। कह रहा ऑपरेटिंग आवर्स फॉर RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज वाइल नॉट ट्रू फॉर NEFT। ये कह रहा है कि RTGS कुछ रिस्ट्रिक्टेड हार्स में काम करता है क्योंकि वो रियल टाइम में काम कर रहा है, राइट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो बैंकिंग के चैप्टर से रिलेटेड है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा C इज़ योर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज़ ये कह रहा है कि कौन सा जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स है UPI किस किस देश ने एक्सेप्ट किया है। अगर हम NPCI की साइट पे जाके देखें तो हमारे पास कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है। वो है UAE, ओके, फ्रांस, ऑलराइट, सिंगापुर, इन्होंने तो बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट किया है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 3, ठीक है, ओनली 3। अगला जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, बहुत प्रचार किया है सरकार ने स्कीम का, ठीक है, कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें 1 करोड़ जो है इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है। पैनल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, डायरेक्ट डाटा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। और इसका ये ऑप्शन भी सही है बिल्कुल कि 1 करोड़ जो है पैनल्स यहाँ पर बांटे जाएंगे। इसमें जो है ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है, बिना ट्रेनिंग के आप कैसे 1 करोड़ को फिट करेंगे। और 3 लाख से ज़्यादा स्किल लेबर प्रोड्यूस की जाएगी। बिल्कुल स्कीम को कॉपी पेस्ट उठाया गया है और ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल की साइट पर अगर आप देखेंगे तो आपका इसका आंसर बन जाएगा। सो देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दैट यहाँ पे देखें, दैट प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस सेंट्रल एक्ट को चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल 1, 2, 3 के हिसाब से ऑर्डिनेंस की पावर है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा ये कैन एब्रिज, कैन है तो यस कर सकता है, बट जुडिशियल रिव्यू मतलब केस जो है कोर्ट में जा सकता है कि क्या ये सही था, ये गलत था, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कैन तो है, बैक डेट से भी लग सकता है बिल्कुल। तो आंसर डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है, डी आपका सही आंसर हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है कि कौन सी स्टेट का नाम किससे दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल ईटानगर है, और इसमें 2 ही नेशनल पार्क हैं, नामदापा और माउलिंग। नामदापा फोर्ट का नाम क्या हो गया? ईटानगर, है ना, ये फोर्ट पे है, नामदापा एंड माउलिंग, ये 2 नाम आपके हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का ठीक आ जाएगा। नागालैंड जो है अमेंडमेंट से बना था, बिल्कुल सही बात है, 1963 में ये बना था, 1962 के अमेंडमेंट से, ये भी ठीक है। त्रिपुरा जो है पहले पार्ट C में होता था, ठीक है, और फिर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1956 में, और बाद में इसको स्टेट बनाया गया। कब बनाया गया स्टेट? 1972, ठीक है। लेटर अटेंड द, ये कह रहे हैं
बिकेम सेंट्रली टेरेटरी विद रीऑर्गेनाइजेशन लेटर अटेंड, ठीक है, बाद में इसको स्टेट बनाया गया। आंसर सी इज़ योर राइट आंसर। अगला है 83 की कौन सा इसमें से आपका कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ठीक है, तो आपका ओनली इंटर स्टेट काउंसिल ही है, ओनली वन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। जोनल काउंसिल्स का जो है 1956 का कानून है। एनएससी यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है 1989 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी, ठीक है। अगला जी, ये प्रेसिडेंट और यहाँ पे गवर्नर का डिस्क्रिशन की बात हो रही है। संविधान में अच्छे से लिखा है कि कौन से स्फीयर्स गवर्नर के हैं जहाँ पर वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि डिस्क्रिशनरी पावर लिखे एक्सप्लिसिटली नहीं गए हैं, अच्छे से ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया गया इस पे काम कर सकते इस पे। अगर ऐसे लिख दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट क्यों जाते गवर्नर से रिलेटेड, तो ये गलत है। अगला, प्रेसिडेंट जो है रिजर्व कर सकता है स्टेट फॉर हिज डिस्क्रिशन विदाउट फॉरवर्डिंग फॉर दिस। यस, प्रेसिडेंट बिल को कंजर्व जो है रिजर्व कर सकता है, ठीक है, स्टेट के किसी भी बिल को। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी डीपीएसपी में है, ठीक है, पार्ट 4 में है। कह रहा है हम रिच हेरिटेज को बचाएंगे, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, 4A में, बिल्कुल ठीक है। बच्चों को जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं देनी, 14 से फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल ठीक है। एंड ऑल ऑफ 3 आर करेक्ट मैचिंग ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल, ठीक है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पावर दी जाती हैं इन शेड्यूल एरियाज़ को। कह रहे हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट लूज़ कर देती है, यहाँ पर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, टोटल एडमिनिस्ट्रेशन लूज़ नहीं होता, राइट। ऐसे तो काफ़ी सारे छोटे छोटे इंटरनल चीज़ें बन जाएंगी एक स्टेट के अंदर, शेड्यूल एरियाज़ की पावर ज़्यादा हो जाएगी फिर तो। सेकंड, ये बोल रहा है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है टेक ओवर कर लेता है टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस, अगर गवर्नर रिकमेंड करे, ठीक है। एंड ये कह रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ले सकता है कुछ सर्कमस्टांसिस में, तो ये कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लग रहा है, तो बी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, तो नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, यस, ऑटोमोबाइल जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ में आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हैवी में, बट इसके साथ कॉमर्स में नहीं आएगा, तो ये गलत है आपका फर्स्ट। कोयर बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में आता है, तो ये इसके साथ आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ठीक है। और नेशनल सेंटर जो हमारा ट्रेड का है, ठीक है, वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में बिलोंग करता है, तो नन ऑफ दिस योर राइट आंसर, तीनों ही मैचिंग में गलत हो जाते हैं, ठीक है। अगला है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन सा अमेंडमेंट जो है इनमें से तीनों में से जो भी पढ़ेंगे हम स्टेटमेंट, उसमें हाफ ऑफ द स्टेट्स तो चाहिए ही अगर प्रेसिडेंट के पास साइन करने के लिए उस बिल को जाना है, हाफ ऑफ स्टेट्स की जिसमें बात की जाएगी, ठीक है। तो इनमें से स्टेट्स देखो इसमें रिलेटेड है, डेफिनेटली 7th शेड्यूल है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ये भी स्टेट से लेना देना है, गवर्नर का भी स्टेट से लेना देना है, बिल्कुल। तो इन सभी में जो है हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। आर्टिकल 368 में आता है 2 टाइप के अमेंडमेंट, एक तो स्पेशल वाले पार्लियामेंट के और एक हाफ ऑफ द स्टेट्स वाले। 89 में बोल रहा है गवर्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द प्रोसीडिंग्स और परफॉर्मेंस वाइल डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज़, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ये एक जुडिशल थोड़ी सी इम्यूनिटी दी गई है यहाँ पर गवर्नर को। सेकंड है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट की जाएगी गवर्नर के खिलाफ जब वो काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में, बिल्कुल ठीक है ये भी, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, राइट, जो जब तक वो गवर्नर हैं। देन वी हैव थर्ड कि स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो भी अपने हाउस में क्या बोलते हैं उसके लिए कोर्ट में प्रोसीडिंग में नहीं जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, डी आंसर इज़ योर राइट आंसर। अगला है कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है PNGRB, दैट इज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ये बोल रहे कि इनमें से किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं, क्या चारों को रेगुलेट करते हैं? देखिए, सबसे पहला है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, गलत है, प्रोड्यूस करने का काम इनका नहीं है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करने का काम इनका नहीं है। वो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री है हमारी पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की, उसके अंदर आता है, इस बोर्ड का काम नहीं है। रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यस, ये काम इसका है कहीं ना कहीं, और मार्केटिंग डेफिनेटली है, जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ दिस। तो ओनली 3 इज़ योर राइट आंसर, ओनली 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम एक्ट पढ़ेंगे 2006 का, PNGRB का एक्ट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट सेडिशन जो है मेरा धर्म बन चुका है, ये गांधी जी ने कब बोला था?
जब सोल्ट लोग डांडी मार्च में जब पहली बार, ये हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड है, तब ये बोला गया था। ठीक है, अगला है डांसिंग गर्ल जो मिला है जोदारो में, वो किससे बना हुआ है? ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बना हुआ है ब्रोंज से। ठीक है, अगला कह रहा है कौन लीगल डिफेंस में काम कर रहा था चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, जिस देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अगला क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ जाएगा सी आर दास जी। ठीक है, सीधा आंसर है सी आर दास जी, इसमें लीगल आस्पेक्ट में काम कर रहे थे। देन यहाँ पर बोल रहे हैं कि गांधी जी ने हरिजन्स के लिए कब काम करना स्टार्ट किया कि अपलिफ्टमेंट हम करें, एक सोशल प्रोग्राम चालू करें, तो वह है पूना पैक्ट के बाद इन्होंने अपना इस टॉपिक पे भी काम करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पुर्तगीज़ ने 16वीं 17वीं शताब्दी में कौन कौन सी चीज़ ये लेकर आए थे? देखो ये है पपाया और पाइनएप्पल, ये लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन गुआवा पहले से ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था। एक अच्छा क्वेश्चन है, लाइक हार्ड टाइप में क्वेश्चन है, तो ओनली 2 इसका आंसर आ जाएगा। माइट भी ऐसा हो सकता है यूपीएससी कहते कि सभी चीज़ जो है पुर्तगीज़ लेकर आए थे, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है यहाँ पर 4 टाइम जोन किस देश के हैं? अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यूके में तो एक ही है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, एक ही है, एक टाइम जोन। ठीक है ना, भी छोटा सा देश है वैसे भी। फिर डेनमार्क भी ज़्यादा बड़ा देश नहीं है, इसमें भी जो है एक ही टाइम जोन है। सेम अगर न्यूजीलैंड में आप देखोगे, ये भी छोटा देश है, इसमें भी 4 नहीं मिलेंगे, राइट, इसमें 2 हैं वैसे। ओके, तो काफ़ी हद तक तो ऑल ऑफ 5 तो कट ही गया, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में ही जो है 4 टाइम जोन आपको देखने में मिलते हैं, तो ओनली 2 इज़ योर राइट आंसर, ओनली 2 इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यहाँ पे बोल रहा है कि एन ए डियर इन साइबेरिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम ईच अदर। ओके, ठीक बात है, लाइक दिस, है ना भाई, ये इधर हो गया साइबेरिया में, ये हो गया इधर अलास्का में। ठीक है, हम पॉइंट्स बना लेते हैं, मान लीजिए ये है एन ए डियर और ये है आपका नोम। ठीक है, कुछ किलोमीटर है। बट व्हेन पीपल आर वेकिंग अप एंड गेटिंग सेट फॉर ब्रेकफास्ट इन दी इट वुड बी अ डिफरेंट डे। बिल्कुल ठीक बात है ना, क्योंकि बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन जो है जा रही है, इंटरनेशनल टाइम लाइन जा रहा है बीच में से। ठीक है, तो प्रीवियस डे पड़ेगा इधर अपना नोमे में, और एन ए डियर पड़ेगा आपका जो है नेक्स्ट डे। ठीक है ना, क्या रीज़न है? ये बोल रहा है कि मंडे अगर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर मंडे है तो यहाँ पर ट्यूसडे होगा। नहीं नहीं, यहाँ पर ट्यूसडे नहीं होगा, यहाँ पर होगा संडे, एक दिन पहले। तो आंसर ए इज़ करेक्ट। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। अगला है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया पेरियार ईवी रामास्वामी नाइकर जी ने 1925 में तमिलनाडु से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारे पास है कि डायमंड, देखो बोट्सवाना में हमने पढ़ा है, यहाँ से हम जो है काफ़ी एक चीता का एग्रीमेंट भी यहाँ पर हुआ है। चाइल जो है यहाँ से लिथियम है, बिल्कुल ठीक है, लिथियम बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैटरीज में यूज़ होता है। इंडोनेशिया में निकल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑल ऑफ द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये बोल रहा है कि देखिए सर्डिनिया एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, सर्डिनिया इटली में है, तो डेफिनेटली फ्रांस में नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद नन, सॉरी नन नहीं कट गया, ओनली 2 भी कट गया, तो हम ए और डी में से एक चूज़ करेंगे। नॉर्मेडी जो है हमारे पास कहाँ पर है? फ्रांस में। नॉर्मेडी कहाँ है? फ्रांस में। और मेलोर्का कहाँ किससे है? स्पेन से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आपकी यूपीएससी जीएस 1 की आंसर की। इट वॉज बिट लाइक 2024 के पेपर की तरह था। तो थोड़ा सा अगर हम कट ऑफ का एनालिसिस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इसके बारे में। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे।